हेलो बच्चों, फिर आ गए आप लोग का हाल जानने के लिए कि आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग शायद अब फिज़िक्स का पढ़ाई शुरू कर दिए हैं और फिज़िक्स का पढ़ाई आप लोग अच्छा ढंग से कर रहे हैं। लग रहा है, देखने से लग रहा है कि फ़िज़िक्स का पढ़ाई आप लोग अच्छा ढंग से कर रहे हैं। तो हम लोग 11th का फिज़िक्स जो शुरू किए थे उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पिछले क्लास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स ख़त्म किए थे। कल हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फिर अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के आगे हम ले जाते हैं मेजरमेंट चैप्टर को। मेजरमेंट चैप्टर शुरू किए थे जिसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंड हुआ था। अब इसके फिर आगे हम इस क्लास को बढ़ाते हैं और आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज MK सिंह और आपके लिए एक बहुत सा बेहतरीन चैनल लेके आए हैं। MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से है ये चैनल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट हम लोग शुरू किए थे। मेजरमेंट यही पढ़ा रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट यही हम लोग पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग इंड किए थे कल के क्लास में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हम लोग MK सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम हम लोग देखे थे जो इंड हो गया था। ठीक है, अब जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो आज जो का टॉपिक होगा हम लोग का मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ होगा आज का टॉपिक हम लोग का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ आज का टॉपिक हम लोग का होगा कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि लेंथ का SI यूनिट ऑफ लेंथ, SI यूनिट के बारे में कल पढ़े थे हम लोग। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो मीटर होता है। SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? M से। SI यूनिट ऑफ लेंथ कर दीजिए। SI यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है मीटर होता है, जिसको M से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी लेंथ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कल बताए थे कि हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ लेंथ। तो लेंथ को हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ मीटर, लेंथ तो है ही, तो व्हाट इज़ मीटर, SI यूनिट इसका क्या है? मीटर है। तो मीटर को हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ मीटर, SI यूनिट, जितना भी SI यूनिट हम लोग पढ़े हैं, 7 हम लोग बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उस सब को हम लोग को डिफाइन करना है कि मीटर क्या है, व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ किलोग्राम, व्हाट इज़ टाइम, इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग। टाइम को भी लेंगे कि मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करेंट, उसके बाद आ गया थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, उसके बाद मोल। तो ये सब के बारे में डिटेल फिर SI यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, SI यूनिट जो हम लोग लिए हैं उसके बारे में फिर से हम लोग देखेंगे। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ हम लोग देख रहे हैं मीटर। SI यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग शुरू किए हैं पहले, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मीटर को डिफाइन करेंगे। तो मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मीटर जो होता है इसको जो हम लोग डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस traveled by light in vacuum. The distance traveled by light in vacuum in 1/299 और 458 सेकेंड is called मीटर, है ना। तो हम लोग मीटर को डिफाइन किए हैं कि SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर। तो मीटर को डिफाइन किए कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड इज कॉल्ड मीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। इसी को मीटर कहा जाता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299, ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है, कॉमा है ना। ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है।
299,792 और 458 सेकेंड, 458 सेकेंड इज कॉल्ड मीटर। इसी को मीटर कहेंगे हम लोग। तो मीटर को इसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। कोई पूछेगा कि मीटर को डिफाइन कीजिए तो लिखिएगा कि द डिस्टेंस, उसको बोलिएगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड इज कॉल्ड मीटर। ठीक है, तो मीटर को इस ढंग से डिफाइन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ही चल रहे हैं हम लोग। तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग लिखिएगा, क्योंकि ये सब याद करने का चीज़ है, कोई विशेष समझने का चीज़ नहीं है, ये सब याद करने का चीज़ है, कोई समझने का चीज़ इसमें नहीं है ना। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग देखते हैं पहले बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ का बिगर यूनिट्स हम लोग देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ तो देख लिए मीटर को डिफाइन कर लिए। अब बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ देखेंगे कि लेंथ का बिगर यूनिट कौन कौन सा है। जो इंपॉर्टेंट बिगर यूनिट हम लोग को है, जो हम यूज़ करते हैं, उस सब के बारे में देखेंगे, है ना। तो बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ में फर्स्ट हम लोग देखते हैं किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम लोग km से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से? km से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, चाहे इसको लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, चाहे 1000 मीटर 1 किलोमीटर में। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग देखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में आप लोग सुने होंगे, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर सेकेंड है। लाइट ईयर क्या है कि द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year is called लाइट ईयर, है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। एक साल में जो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 ईयर में लाइट, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम in 1 year is called light year। लाइट नहीं बल्कि लाइट ईयर लिखिएगा, यहाँ पर छूट गया था, लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो 1 ईयर में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वैक्यूम में, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये बिगर यूनिट्स लेकर चल रहे हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, तो लाइट ईयर को हम लोग LY से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट ईयर को हम लोग LY से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल बाई, तो स्पीड इनटू टाइम। हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है लाइट का? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम कितना है हमारे पास? तो 1 ईयर। अब देखिए, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर को हम लोग बदल देंगे किस में? डेज में। तो 365 डेज लेके चलते हैं हम लोग। फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365 डेज को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? सेकेंड में। ठीक है, किस में बदलेंगे इसको? सेकेंड में बदल देंगे। तो जब सेकेंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 365 को 24 से गुना कर देंगे, तो ये बदल गया आवर में। एक दिन में 24 आवर होता है, 1 डे में 24 आवर होता है, 24 आवर का 1 डे होता है, तो 24 डे में। और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से मल्टीप्लाइड कर दिए।
तो ये बदल गया कितना, ये बदल गया आपको सेकंड में। ये किस में बदल गया, सेकंड में। अब इसको मिटा दें। अब जब ये सेकंड में बदल गया तब क्या हुआ, सो देखिए हम लोग ये लिए हैं कि 1 आवर बराबर ये 365 डेज लिए हैं, 365 डेज है ना। और 365 डेज में को बदल दिए हम लोग 24 से, तो इतना आवर में चला गया, और इतना आवर में चला गया। 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। चूँकि मिनट में बदलेंगे तो एक आवर में मिनट होगा, अब फिर मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 36, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाइड कर दिए हैं, यहाँ 3600 सेकेंड में चला गया। तो सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो गया इसमें, तो बच गया 3 × 10⁸ और 365 × 24 × 3600 है ना। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा, 15 मीटर आएगा आपको, 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। तो एक लाइट ईयर में, लाइट ईयर को ऐसे लिख सकते हैं LY लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर बराबर 1 लाइट ईयर, जिसको 1 LY लिखेंगे, बराबर हो जाएगा आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर में इतना मीटर होगा। 9.46, 9.3 × 10 24 × 3600, तो 9.46 × 10⁻15 ईयर आ जाएगा, इतना ईयर, इतना मीटर आ जाएगा। और इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो फिर लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर, 1 LY बराबर, अब इसको मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हम लोग देखे हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, किलोमीटर 1000 से डिवाइड देंगे तो 9.46 × 10⁻15 बटा 10⁻3 किलोमीटर, किलोमीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 9.46 × 10⁻12 कितना आएगा, किलोमीटर। तो एक लाइट ईयर में इतना किलोमीटर हो गया, इतना किलोमीटर आ गया। 9.46 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर में था ये, तो किलोमीटर में बदल दिए, इतना 15, इसको डिवाइड कर दिए 10⁻3 से, तो किलोमीटर में आ गया। चूँकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर है ना। तो मीटर में था तो किलोमीटर में लाएंगे तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर बटा 10⁻3 मीटर है ना। तो 10⁻3 आ जाएगा आपको 1 मीटर में, तो ये 1/, तो इससे हम लोग क्या किए, डिवाइड कर देंगे। चूँकि मीटर में हमको था तो किलोमीटर में लाना है, तो 1 मीटर में इतना किलोमीटर होता है, तो कितना मीटर में, 9.46 × 10⁻3 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 9.46 × 10⁻15 इंटू 1/10⁻3, तो 10⁻3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर, इसी से निकाले हैं। 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/10⁻3 किलोमीटर। तक इतना मीटर है तो मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 1 मीटर में इतना किलोमीटर, इसलिए इतना में कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड कर दिए तो 3 नीचे आ जाएगा, इससे डिवाइड हो गया, तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर। समझ गए। तो ये था आपको लाइट ईयर। इसको मिटाते हैं, लिख लिए आप लोग, लिख लिए, लिखिए जल्दी, चलिए लिख लिया आप लोग। तो 1 लाइट ईयर हम लोग देख लिए। अब लाइट ईयर के बाद बिगर यूनिट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ, बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइट ईयर के बाद थर्ड जो है वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहता है कि द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसी को एस्ट्रोनॉमिकल, इसको AU कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द मीन डिस्टेंस ऑफ
the mean distance of earth from the sun, the mean distance of earth from the sun is called astronomical unit. AU से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। चाहे इसको लिख सकते हैं 1 AU बराबर 1.496 है तो 5 अप्रॉक्स लिख सकते हैं इंटू दी पावर 11 मीटर, है ना। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, चाहे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। तो द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो इसको मिटा दे। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद आता है पारसेक, उसके बाद आता है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर में आते हैं हम लोग पारसेक। पारसेक आता है तो पारसेक है द 3.26 टाइम्स ऑफ light year is called the 3.26 times of light year, है ना, times of light year is called parsec, तो कह रहा है कि 3.26 times of light year is called parsec, 3.26 times of light year is called parsec। तो 1 पारसेक बराबर कितना होगा, तो 1 पारसेक बराबर क्या आएगा, तो 1 पारसेक बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3.26 इंटू लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर 1 LY, है ना। तो 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, तो इसको करेंगे तो 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर आएगा। तो 1 पारसेक में जो होता है इतना मीटर होता है, 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर, 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। देख लिए हम लोग। तो ये था पारसेक, द 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, द 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर इज कॉल्ड पारसेक। 1 पारसेक 3.26 1 लाइट ईयर में 9.46 10 टू पावर 15 मीटर होता है, तो 3.08 10 टू पावर 16 1 पारसेक बराबर, ठीक है। मिटा दे इसको। तो 1 पारसेक ये होता है। तो ये था बिगर यूनिट में हम लोग इतना लिए हैं, इसका बिगर यूनिट्स के रूप में ये सब लिए हैं, बिगर यूनिट यूज करते हैं ये सब। उसके बाद है स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ में जैसे स्मॉलर यूनिट में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर को हम लोग सीएम से जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू दी पावर -2 मीटर। उसके बाद सेंटीमीटर के बाद आ जाइए, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, है ना, इसको mm लिखते हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर में 10 टू दी पावर -3। तो ये सब याद रखना है, ये सब याद करने का चीज़ है ना। उसके बाद थर्ड में आ जाइए, मिलीमीटर के बाद माइक्रोन, 1 माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन म्यू बराबर 10 टू दी पावर -6 मीटर, 10 टू दी पावर -6 मीटर। उसके बाद 4 में आ जाइए, माइक्रोन के बाद आ जाइए। अब ये माइक्रोन नैनोमीटर ले लीजिए, ये भी लिख सकते हैं नैनोमीटर, जिसको nm लिखेंगे। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू दी पावर -9 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये माइक्रोन आ गया। 1 नैनोमीटर में 10 टू दी पावर -9 मीटर, ठीक है।
उसके बाद नैनोमीटर के बाद 5 में आ जाइए। ये सब नोट करते चलिए आप लोग, ये सब नोट करते चलिए, ये सब याद करने का चीज़ है, ठीक है। नैनोमीटर के बाद आ जाइए आप फॉर्मी, 1 फॉर्मी, फॉर्मी आ जाइए, फॉर्मी, फॉर्मी, फॉर्मी को हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 फॉर्मी बराबर 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। एक फॉर्मी में होता है फॉर्मी, 1 फॉर्मी बराबर 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। एक फॉर्मी में 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर होता है ना। 1 फॉर्मी लेते हैं, 1 फॉर्मी बराबर 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि एक फॉर्मी में 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो ये सब स्मॉलर यूनिट, जैसे एंगस्ट्रॉन ले लीजिए, फिर ले लीजिए 6 में एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन है ना, एंगस्ट्रॉन होता है, एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसको भी याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 1 एंगस्ट्रॉन लिए है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो ये था स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ के अंतर्गत आता है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, माइक्रॉन 1 माइक्रॉन 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, नैनोमीटर आ जाइए 1 नैनोमीटर 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, फॉर्मी 1 फॉर्मी में 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन में आता है ए पर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर है ना, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो ये सब था स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये सब क्या था? स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रॉन 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर। माइक्रॉन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। माइक्रॉन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नैनोमीटर 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर। फॉर्मी आता है 1 फॉर्मी 10 टू माइनस 15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन में 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ था, ठीक है। अब देखिए ये था स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब आइए मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ को हम लोग 2 मेथड से हम लोग ऐसे करते हैं। 2 मेथड से मेजरमेंट करते हैं हम लोग। एक करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड्स है ना, मेथड से है ना। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड्स है ना। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड है ना, मेथड से, मेथड है ना, ये वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ 2 मेथड से करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो आप जानते हैं, जो जैसे मीटर स्केल से रीडिंग करेंगे हम लोग, मीटर स्केल यूज़ करेंगे, मीटर स्केल। ये डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आ गया मीटर स्केल। मीटर स्केल जो हो गया आपको डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आ गया। इसका रेंज जो होता है, ये रेंज लिख रहे हैं, मीटर स्केल का रेंज 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर टू 10 टू दी पावर 2 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद मीटर स्केल के बाद आ जाइए आप वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का रेंज आता है अप टू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर तक, है ना। 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर तक आएगा ये, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर तक। उसके बाद आ जाइए ये स्क्रू गेज, स्क्रू गेज है ना। स्क्रू गेज का जो रेंज आएगा वो आता है 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर तक, है ना, 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर तक। तो ये रेंज था। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं। जो आगे पढ़ाएंगे वर्नियर कैलिपर्स, इसका लिस्ट काउंट निकालना पढ़ाएंगे, इसके मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। स्क्रू गेज का भी लिस्ट काउंट बताएंगे इसके मेजरमेंट के बाद। इस वर्नियर स्केल
वर्नियर स्केल, मेन स्केल, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे आगे ये सब के बारे में। मीटर स्केल तो जानते हैं, चूँकि मीटर स्केल का हम बराबर यूज़ करते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का यूज़ हम लोग यहाँ नहीं, घर में नहीं कर पाते हैं, चूँकि लैब नहीं मिलता है हमको। जब कॉलेज में जाइएगा आप लोग पढ़िएगा तो प्रैक्टिकल कीजिएगा, उसमें मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें मिलेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल आगे, अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी इतना ही लिख रहे हैं कि मीटर स्केल का रेंज होता है 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर, एंड वर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है 10⁻⁴ मीटर, एंड स्क्रू गेज का जो रेंज होता है 10⁻⁵ मीटर। तो ये था आपको डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, इससे लेंथ को मेजर कर लेते हैं। लेकिन अब इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं, ये तो बहुत आया, अब इससे जब आगे जाएंगे मेजरमेंट, जब मेजरमेंट अब इससे आगे करना है, लेंथ जो है, लेंथ का मेजरमेंट जब इससे आगे हमको करना है तब क्या करेंगे, इससे आगे करना है तब क्या करेंगे, तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आया कि जैसे मान लिया जाए कोई माउंटेन का दूरी आपको मेज़र करना है, यहाँ से कोई पहाड़ बहुत दूरी पर है उसको मेज़र करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका तो यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, स्केल से तो मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पृथ्वी से, अर्थ से हम लोग का सन का दूरी मेज़र करना है, तो स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से तो मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग को जो है स्टार का, प्लैनेट्स का दूरी मेज़र करना है, तो उसको मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे एरोप्लेन का डिस्टेंस मेज़र करना है, अर्थ का किसी स्टेशन से, किसी जगह से, पृथ्वी के किसी जगह से, अर्थ के किसी जगह से एरोप्लेन का डिस्टेंस मेज़र करना है कि एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना है, एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पर फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है ना, तो उसको मेज़र करेंगे। तो इससे तो स्केल से, वर्नियर कैलिपर से नहीं मेज़र कर सकते हैं, है ना। जैसे हमको समुद्र की गहराई को मापना है, चाहे ये देखना है कि समुद्र के अंदर कोई चट्टान या ऑब्जेक्ट है, तो उसके हम लोग को डिस्टेंस को मेजर करना है, समुद्र के डेप्थ को मेजर करना है, सी के डेप्थ को मेजर करना है, तो इसके द्वारा मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज के द्वारा हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसे हम लोग मेजर कर लेते हैं, छोटा डिस्टेंस, छोटा लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं, स्मॉल लेंथ को मेजर कर लेते हैं। लेकिन लेंथ जब बहुत बड़ा होगा तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। जब लेंथ स्मॉल होगा तो इससे तो मेजर कर लेंगे, लेकिन लेंथ जब बहुत बड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसी में इनडायरेक्ट मेथड हम लोग अब देख रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो हम लोग देखेंगे, वह इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को जो है क्या क्या देखना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को फर्स्ट देखेंगे इको मेथड, ये लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आता है। इनडायरेक्ट मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं वह लॉन्ग लेंथ के लिए आता है, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड का, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए, है ना, लंबी दूरियों के मापन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट में आता है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या क्या है, कैसे, कौन कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग, कौन कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो मेथड यूज़ करेंगे, पहला होगा हमको इको मेथड, इको मेथड। दूसरा जो होगा वो होगा हम लोग को लेज़र मेथड, लेज़र मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड जो होगा लेज़र मेथड के बाद आ जाइए आप सोनार मेथड, चाहे पहले ये रेडार मेथड, रेडार मेथड, उसके बाद आ जाइए रेडार के बाद सोनार मेथड, सोनार मेथड के बाद आ जाइए इको मेथड, लेज़र मेथड, रेडार मेथड, सोनार मेथड, है ना। उसके बाद आ जाइए पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। तो इतना मेथड हम लोग को डिटेल पढ़ना है लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए हम लोग को ये पढ़ना है इको मेथड, लेज़र मेथड, रेडार मेथड, सोनार मेथड और पैरेलैक्स मेथड। तो ये 5 पढ़ना है लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट्स के लिए हम लोग को, इको मेथड, लेज़र मेथड, रेडार मेथड, सोनार मेथड और पैरेलैक्स मेथड। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत आएगा और ये डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तो ये सारे का हम लोग डिटेल करेंगे, व्हाट इज इको मेथड एंड इससे कैसे मेजर करेंगे, लेजर मेथड क्या है, इससे कैसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो इसको हम लोग देखना है डिटेल, है ना। और इसके बारे में इतना भी जानना है। वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू बेस भी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिस्ट काउंट को निकालने का, इसका मेन स्केल वर्नियर स्केल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिए, हो गया, कर लिए नोट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इको मेथड से। फर्स्ट है हम लोग का इको मेथड। तो इको मेथड क्या है, तो इको सबसे पहले देखना है कि इको क्या है। तो इको है द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, है ना। तो रिफ्लेक्टेड साउंड को इको कहते हैं, जो साउंड किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर लौटता है, जैसे कोई साउंड गया और किसी ऑब्स्टेकल से, कोई अवरोधक से टकराकर जब लौटता है तो उसको हम लोग इको कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। रिफ्लेक्टेड साउंड को क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है। जब कोई ऑब्स्टेकल से टकराकर साउंड लौटता है तो उसको इको कहते हैं। जैसे आप देखते हुए कि कू की आवाज़ कहीं सुनसान जगह पर, चाहे कुआं में कू की आवाज़ लगाते हैं तो फिर से हमको कू की आवाज़ सुनाई देता है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड है, इट इज़ कॉल्ड इको, इसको इको कहते हैं। कहीं सुनसान जगह पर जाइएगा, सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है, वहाँ आदमी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधा है, वहाँ पर कू की आवाज़ लगाइएगा तो आपको फिर से वह कू की आवाज़ सुनाई देगा, उसी को इको कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड को। तो इको मेथड द्वारा हम लोग पहाड़ की दूरी को मेजर कर सकते हैं। कहीं हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन पर, चाहे कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बहुत दूर अगर हमको पहाड़ दिखाई दे रहा है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे उस पहाड़ के दूरी को माप ले, तो हम लोग इको मेथड का यूज़ करेंगे उस पहाड़ के दूरी को मापने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में ही आता है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट में ये भी आता है इको मेथड। तो यहाँ बैठे बैठे पहाड़ बहुत दूरी पर दिखाई दे रहा है, तो उस पहाड़ की दूरी को हम लोग जो है इको मेथड द्वारा मेजर कर सकते हैं। वहाँ जाना जरूरी नहीं, चूंकि सोच रहे हैं वहाँ जाए या नहीं जाए, बहुत दूरी पर है, तो यहाँ से पहले उसके डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, तब वहाँ जाएंगे कि कितनी दूरी पर है ना। तो उसको इको मेथड द्वारा उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे, सो देखिए। तो इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट करते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पहाड़ है, यहाँ पर कोई माउंटेन है, यहाँ पर कोई माउंटेन है ना, यहाँ पर क्या है, कोई माउंटेन है, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हमको माउंटेन के डिस्टेंस को मेजर करना है कि माउंटेन यहाँ से कितने दूरी पर है। माउंटेन के डिस्टेंस को मेजर करना है। जो माउंटेन यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत दूर देख रहे हैं कि बहुत दूर दिखाई दे रहा है माउंटेन, और उसको मेजर करना है कि इस माउंटेन को यहाँ बैठे बैठे हम कैसे मेजर करेंगे, इसके डिस्टेंस को, कि यहाँ यह कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, उसको मेजर करना है। तो इसके लिए दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए सोर्स ऑफ साउंड चाहिए, और दूसरा चाहिए हम लोग को स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच तो आप लोग जानते होंगे, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होता है, मन करे तो चला दीजिए और मन करे तो फिर बंद कर दीजिए। आप चला भी सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं, इसको स्टॉप वॉच कहते हैं। तो सोर्स ऑफ साउंड चाहिए और क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। तो सोर्स ऑफ साउंड में मान लिया जाए कि कहीं हम पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ शेर भी होगा, चीता भी होगा, भालू भी होगा, तो हम लोग गन ले लिए, गन लेकर जा रहे हैं, हमारे पास बंदूक है और स्टॉप वॉच भी है। हमारे पास बंदूक है और स्टॉप वॉच भी है, क्योंकि जंगली जानवर से बचने के लिए हम बंदूक लेकर जा रहे हैं घूमने, ठीक है। तो हमारे पास गन है और स्टॉप वॉच है, और यहाँ बैठे बैठे इस पहाड़ के दूरी को हमको मेजर करना है। तो कैसे नापेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गन को फायर करेंगे। तो गन को जब फायर करेंगे तो उससे आवाज़ निकलेगा, वह आवाज़ जो है यहाँ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा आवाज़ कहाँ तक जाएगा, माउंटेन तक जाएगा। सबसे पहले गन को हम फायर करेंगे, और गन को जैसे ही फायर करेंगे स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे। विराम घड़ी जो होता है, स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे। विराम घड़ी जान रहे हैं कि जब मन करता है तो चला देते हैं, जब मन करता है तो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गन को फायर करेंगे वैसे ही स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे। तो गन से जो आवाज़ निकलेगा वो आवाज़ कहाँ तक जाएगा, साउंड कहाँ तक जाएगा, माउंटेन तक जाएगा, और फिर माउंटेन से रिटर्न होगा, और जैसे ही फिर गन की आवाज़ दोबारा हमको सुनाई देगा, स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। सबसे पहले हम लोग स्टॉप
गन को फायर करेंगे, जैसे ही गन को फायर करेंगे स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे और फिर जब गन की आवाज़ फिर दोबारा हमको सुनाई देगा, जैसे कू एक बार करते हैं फिर दोबारा कू की आवाज़ सुनाई देता है, उसी तरह गन की आवाज़ जैसे ही दोबारा सुनाई देगा स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि साउंड को गन से जो आवाज़ निकला गन को फायर करने के बाद, वह आवाज़ यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, मैन यहाँ पर है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने में और फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ लौटने में कितना समय लगा वह स्टॉप वॉच से पता कर लेंगे। गन को जब फायर करेंगे तो आवाज़ यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से टकरा कर फिर जो यहाँ पहुँचा, जैसे कू की आवाज़ एक बार लगाए और फिर कू की आवाज़ सुनाई दिया, उसी तरह गन की आवाज़ यहाँ गया और माउंटेन से टकरा कर फिर लौटा, उसको आने और जाने में कितना समय लगा वह स्टॉप वॉच से हम पता कर लिए। स्टॉप वॉच से पता कर लिए तो स्टॉप वॉच से मान लीजिए कि टी समय लगा, टाइम कितना लगा, टी लगा, टाइम कितना लगा, टी लगा। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है, भी लेते हैं तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो इतने आवाज़ से चूंकि साउंड एयर में ही जा रहा है, चूंकि एयर माध्यम क्या है, यहाँ एयर है और साउंड के प्रोपेगेशन के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम का साउंड का प्रोपेगेशन नहीं होता है, तो यहाँ से यहाँ गया और लौट आया, ये स्पीड ऑफ साउंड। ये और मान लेते हैं फिर कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये हम लोग लेट कर लिए, ये लेट कर लिए कि मैन से माउंटेन का डिस्टेंस क्या है, x है, और टाइम जो लगा कितना लगा, t लगा, और स्पीड इतना। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई, ठीक से समझिएगा इसको, इसी पर अगला भी सब इसी पर बेस है। तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, x गया और x आया, एक बार जब गन को फायर किए तो आवाज गया माउंटेन से टकरा कर फिर लौटा, तो x गया और फिर x आया, तो क्या हो गया x प्लस x गया और फिर x आया, गन की आवाज एक बार गया तो x डिस्टेंस कवर किया और फिर माउंटेन से टकरा कर लौटा तो फिर x डिस्टेंस कवर किया। और डिस्टेंस जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको जनरल एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो x प्लस x और स्पीड कितना माने हैं v, और टाइम कितना लगा जाने और आने में t, तो 2x बराबर हो गया v इंटू टी, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया v इंटू टी बाई 2। तो हम लोग इससे पता कर लेंगे यहाँ बैठे बैठे कि माउंटेन यहाँ से कितने दूरी पर है। तो इको मेथड के द्वारा हम माउंटेन के डिस्टेंस को यहाँ से मेजर कर सकते हैं बैठे बैठे इस फार्मूला के द्वारा। स्पीड ऑफ साउंड तो यही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, 332 मीटर पर सेकेंड, और टाइम तो स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ से जो है माउंटेन का डिस्टेंस कितना है, माउंटेन का डिस्टेंस कितना है। समझ गए? तो इको मेथड का यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं और इस प्रकार इको मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ बैठे बैठे माउंटेन के दूरी को माप सकते हैं कि वो माउंटेन दिखाई दे रहा है और उसके दूरी को यहाँ बैठे बैठे हम मेजर कर सकते हैं। भी तो यही रहेगा 332 मीटर पर सेकेंड, किसी के लिए भी कोई भी मेजर करेगा उसके लिए भी वही रहेगा। टाइम जो है वह डिफरेंट डिस्टेंस के लिए टाइम बदल सकता है। तो टाइम हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर लेंगे कि गन की आवाज़ जाने में और फिर जाकर लौटने में कितना समय लगा। स्टॉप वॉच को चालू कर दिए और जैसे ही लौटा स्टॉप वॉच को बंद करके कैलकुलेट कर लिए कि जाने और आने में साउंड को कितना टाइम लगा, और उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि माउंटेन यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। चलिए नोट कीजिए। तो नोट कीजिए, नोट कर लिए? ठीक है, चलिए अब फिर दूसरा मेथड जो हमारा था वो था